वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे क्लास 9 का आपका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का। एसएस में आपकी 4 बुक हैं, जिसमें एक है आपके सामने इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट। इस बुक में जो है आप भारत और विश्व के इतिहास के कुछ अध्याय को जानेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे आपस में कनेक्टेड है और कैसे इसके इतिहास का, वर्ल्ड की हिस्ट्री का भारत के हिस्ट्री पे असर कैसे पड़ता है। दूसरी बुक इसमें आपकी जो क्लास 9 की एसएस में है उसको आप कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और एक आपकी बुक इसमें है जिसको बोलते हैं कंटेम्पररी इंडिया, यानी उसमें आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, और एक है डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स। पर मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट। तो आप इस बुक को निकाल लीजिए, ये वाली पुस्तक। तो बच्चों देखो, इसमें हम जो सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 1 में हमारे सामने 3 चैप्टर्स हैं। पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। इस फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति होने के पीछे कौन से कारण थे। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति की तरफ, कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया और ये शब्द अपने आप में क्या है, व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे हम बात करेंगे। तीसरे इसमें जो है चैप्टर में बात करेंगे नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का उदय कैसे हुआ और नाजीवाद क्या है, नाजी ये अपने आप में चीज क्या है, किसको आप कहते हैं कि नाजीवाद। तो ये 3 चैप्टर जो आपके सेक्शन 1 में होने वाले हैं, और शुरुआत इसकी होती है बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रो है वो देना चाहूंगा। देखो, आप कोई भी बुक पढ़ो बच्चों, जो भी आपके सामने पुस्तक है, चाहे वो डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स है या फिर वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, या फिर कंटेम्पररी इंडिया यानी भारत का जो भूगोल आप पढ़ते हैं, या फिर इस बुक की बात कर ले, या फिर कोई और आपका सब्जेक्ट मान लो, कोई भी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ मिस मत करो। ये जो बुक्स हैं इनके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सोच समझकर इनको बनाया गया है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं कि कुछ पोर्शन को वो छोड़ देते हैं। देखो बच्चे, इसमें हर चीज को ना आपको ध्यान से करना है कि इसका अर्थ क्या निकलता है। इस बुक का जो परिचय है कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि सेक्शन 1 आपको किस बारे में बताएगा। देखो, in section 1 you will read about the French Revolution, the Russian Revolution and the rise of Nazism। इस सेक्शन में हम ये 3 बातें पढ़ने वाले हैं। 3 बातें कौन कौन सी? एक है आपकी फ्रांस की क्रांति। बच्चों, फ्रांस की क्रांति जो हुई ये 1789 में होती। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले इसका परिचय दे रहा हूं। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति जो है रशियन रेवोल्यूशन, बच्चों ये कई पार्ट में हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 1917 में हो चुकी थी। उससे पहले भी कुछ रसिया में कुछ उथल पुथल हुई थी, उसका जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन जो रूस की क्रांति है वो आप इस वर्ष में देखते हैं। एंड द राइज ऑफ नाजीज्म, नाजीज्म का उदय। नाजीज्म क्या चीज है? ये नाजीवाद जो था इसका उदय, या इसका जो कहते हैं कि इसका जन्म, नाजीवाद का जन्म कहां होता है और नाजीवाद किन परिस्थितियों में पनपता है, ये परिस्थितियां कब बनी। ऐसी कंडीशंस बच्चों आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनती है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिससे कि नाजीवाद की सोच को बढ़ावा मिलता है और हिटलर वहां पर एक मुख्य कद्दावर नेता बन के आता है। इन डिफरेंट वेज all these events were important in the making of the modern world। आज हमारा जो विश्व, हमारा जो संसार है, जिसको बोलते हैं आधुनिक विश्व, उस मॉडर्न वर्ल्ड को जो है कहीं ना कहीं इन तीनों ने प्रभावित किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज कुछ भी बात करता हो और उसका संबंध इन 3 से ना हो। मोस्टली आप मानिए कि लगभग बातें जो है ना वो इन्हीं से कहीं ना कहीं निकल के आई हैं। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दूं। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में जो फ्रांस की क्रांति है, इस फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी को आप बहुत सूक्ष्मता के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। इसमें लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी हम ऐसा मानते हैं आजकल
इनको जब बोलते हैं ना, जब भी आप सुनते हैं इन शब्दों को, इतने आराम से इनको बोल देते हो जैसे ये कोई इतिहास ना रहा हो। लोग इनको इतना मतलब फ्री में यूज करते हैं जैसे कोई बात ही ना हो, इनके पीछे कोई इतिहास ना रहा हो। लेकिन क्योंकि आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं तो एनसीईआरटी आपको इस प्रकार का बुद्धिजीवी तो बनाएगी जरूर, ताकि आप सोचें कि लिबर्टी का इतिहास क्या है, इक्वेलिटी का इतिहास क्या है, फ्रीडम इसका मतलब क्या होता है। लिबर्टी और फ्रीडम, इन दोनों में जो बारीक अंतर है, उस बारीक अंतर को आप समझते कैसे हैं? क्या लिबर्टी है, क्या फ्रीडम है, इनको भी समझेंगे। ये आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनकी शुरुआत फ्रांस की क्रांति से होती है। बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट दिस आइडियाज आल्सो हैव ए हिस्ट्री। हमें आज इनका यूज करने में जरा भी संकोच नहीं होता। हम बड़े आराम से कहते कि तुम मेरी लिबर्टी को छीन रहा है, इस चीज से मेरी फ्रीडम को जो है फ्रीडम का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, मेरी जो फ्रीडम है उस पर हानि हो रही है, बड़े आराम से कह देते हैं। लेकिन जानते नहीं ना इसके पीछे कि क्या सोच ये एक्चुअली में है क्या। जब तक आपको इनकी हिस्ट्री पता नहीं होगी ना, लिबर्टी फ्रीडम की, इन शब्दों को बोलने का आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा। अगर आप इनके पीछे का पूरा घटनाक्रम जानते हैं तो अपनी बात को रखने में मजा आएगा, आप उसको पूरे विश्वास के साथ, पूरी जो है आपकी बोल्डनेस के साथ उसको रख पाएंगे। जैसे हमें इसके बारे में क्या जानना है? By looking at the French Revolution, you will read a small part of that history. इन बातों को पढ़ने के लिए हमें फ्रांस की क्रांति को पढ़ना होगा, पर फ्रांस की क्रांति भी उस एक बड़ी चीज का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। The French Revolution lead to the end of monarchy in France. देखो, जब ये फ्रांस की क्रांति होगी तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इसमें जो राजाओं का राज था, जिसको बोलते हैं मोनार्की, मोनार्की का अंत हो जाएगा और एक अलग प्रकार का समाज, सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गिव वे टू ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एक ऐसा समाज जिसमें जन्म के आधार पर उसको कुछ राइट मिले हुए थे, उसको भुलाकर एक नए प्रकार का सिस्टम, एक नए प्रकार का समानता पर आधारित समाज की स्थापना होगी। आप पढ़ेंगे द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन and announce the coming of a new time. Declaration of the rights of man. अगर यहां पर आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न अगर स्ट्राइक किया है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्यों लिखा, यहां पर वुमेन क्यों नहीं है, या फिर मैन एंड वुमेन क्यों नहीं है, तो अगर यह सवाल दिमाग में आया है तो आना भी चाहिए, क्योंकि इतने तो आप अभी समझदार हो ही चुके हैं कि इन बातों को समझें कि समानता, इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है। इस बात को देखने पर लगता है कि यहां पर कोई समानता की बात नहीं हो रही है, यहां पर लगता है कि सिर्फ पुरुषों के अधिकार की बात हो रही है, और वास्तव में था भी ऐसा ही। तो इन चीजों से आज हम जब ताल्लुक देखते हैं ना कि क्या है, आज हमारे पास इक्वेलिटी का मतलब क्या है। मैं अगर कहूं कि बच्चों आज आपकी क्लास में हम पूरे तरीके से इक्वेलिटी पर आधारित एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसका मतलब यह है कि उस क्लास में चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी भी जो है एज ग्रुप, किसी भी रंग रूप या किसी भी कद काठी के हैं, किसी भी सोशली बैकग्राउंड के हैं, तो अगर बात इक्वेलिटी की है तो मुझे वो सारी बातें भूलकर आपके साथ कार्य करना होगा, चाहे फिर वो लड़की है या फिर लड़का है, किसी भी बैकग्राउंड से है। तो इक्वेलिटी का मतलब फिर हर पक्ष में होता है, हर आपके जो है स्फीयर में होता है, चाहे फिर वो आपका कोई भी घटनाक्रम मान के चलो। लेकिन तब कुछ और था। द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वेलिटी बिकेम पार्ट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। इस फ्रांस की क्रांति ने कहीं ना कहीं ऐसे विचारों को जो है पनपाया, ऐसे विचार पैदा किए कि जो राइट हैं, राइट्स, ये राइट्स प्रत्येक व्यक्ति के होने चाहिए, इंडिविजुअल्स के होने चाहिए, और हर व्यक्ति को इक्वेलिटी पाने का अधिकार है। इसको आप थोड़ा स्पेस कर लेंगे, ए न्यू, ठीक है, अ पार्ट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। ये फ्रांस की क्रांति ने कुछ ऐसी जो है विचारों को जन्म दिया कि आने वाले समय की राजनीति में, उसकी पॉलिटिक्स में अब ये विचार जो है सेंटर का हिस्सा बन चुके थे, और राजनेता या उस जमाने के लीडर्स और आज के नेता भी इनके बारे में बात करते कि देखो आज भी कई बार ऐसा होता है
कि कुछ नेता आपको ऐसा कहता मिल जाएंगे चुनाव के टाइम पर कि हम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाएंगे, हम महिलाओं को ये दिलाएंगे, हम जो है इस समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लेकिन ये इक्वालिटी की बातें फ्रांस की क्रांति से निकली है। These notions of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age, but in different countries they were reinterpreted and rethought in many different ways. ऐसा नहीं है कि फ्रांस के जो है घटनाक्रम ने, फ्रांस की क्रांति ने ठीक है कि दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन इसका अर्थ हम ये नहीं निकालेंगे कि बिल्कुल सेम तरीकों से किया है। हर देश में इस फ्रांस की क्रांति का प्रभाव अपने तरीकों से पड़ा है। कई देशों ने क्या किया है कि इसको अपनी भाषा में क्या किया, री इंटरप्रेट किया, एग्जाम्पल इंडिया। और कई देशों ने इसको थोड़ा रीथॉट किया, यानी हमारे लिए क्या बढ़िया है। अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं तो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब जिसके पास अकल नहीं है वो अकल का दुश्मन अगर नकल करेगा तो वो तो भाई सेम छाप के आएगा ना। कि अगर सामने वाले ने अगर ये लगाया हुआ ना इस पर क्वेश्चन उसके पहले, तो अकल का जो दुश्मन व्यक्ति होता है वो इसको सेम छाप के आएगा। अगर आपको किसी नकल कोई सीखना है, नकल भी करनी है, तो आपकी खुद की अकल होनी चाहिए कि ये चीज मेरे लिए कहां तक बेहतर है। तो इंडिया में कम से कम ये बात बड़ी अच्छी रही कि हमारे नेताओं ने इस फ्रांस की क्रांति से सीखा, लेकिन वो सीखा जो हमारे लिए बेहतर था। और जहां पर लगा कि हमें इसमें मॉडिफाई करना है तो हमने उसके अंदर मॉडिफाई भी किया है। तो भारत के नेताओं पर फ्रांस की क्रांति का असर पड़ा, लेकिन भारत ने उसके असर को अपने अनुरूप ढाल लिया कि हमें क्या चाहिए। और द एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. तो ये वही बात चल रही है जो अभी आपको मैंने बताया कि इंडिया, चाइना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन देशों में फ्रांस की क्रांति का असर पड़ा। पर इन्होंने क्या किया, मैं बात करूं अगर इंडिया की, तो बच्चों इंडिया ने फ्रांस की क्रांति को सीखकर अपने विचार पैदा किए, इनोवेटिव आइडियाज लिए जो अपने आप में देसी थे। वे क्या थे, वे देसी थे बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के थे। हमने कॉपी तो क्या, थोड़ा सीखा, थोड़ा कुछ, लेकिन हल्का सा हमने मॉडिफाई कर लिया और इस प्रकार मॉडिफाई किया कि वो भारत के लिए सुटेबल थे। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि उसकी शुरुआत यानी दे स्पोक इन ए लैंग्वेज, यानी वो उसकी शुरुआत जो है वो आप लेट 18th सेंचुरी से पाते हैं, यानी फ्रांस की क्रांति में इसका कहीं ना कहीं संबंध है। देखो यहां पर गेन करेंसी का मतलब होता है एक प्रकार की हवा लगना, या कहते हैं कि उसको प्रमोट करना, बढ़ चढ़ के आना, उसको बोलते हैं गेन करेंसी। तो हमारे जो विचार हैं वो 18th सेंचुरी की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं, पर काफी हद तक वो कि एक देसी टाइप के थे, यानी हमारे अपने थे काफी हद तक। इन चैप्टर 2 देखो हमने क्या पढ़ा। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति का भारत पर असर क्या होगा। चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ेंगे कि रूस और आपका यूरोप, उसमें समाजवाद कैसे आया, सोशलिज्म इन यूरोप। मैं अगर इस शब्द की बात करूं ना कि व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद, तो बच्चों ये अपने आप में एक चैप्टर हो सकता है, ये अपने आप में एक अध्याय बन जाएगा। पर आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताना है तो प्रयास करते हैं कि आपके हिसाब से बताया जाए। देखो समाजवाद जब आप समझेंगे ना इसमें चैप्टर 2 में, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि पहले रूस में जो वहां के किसान थे या जो वहां के आम जो लोग थे, उनको इस प्रकार के अधिकार नहीं थे कि वो जो काम करते हैं बेचारे उसका उनको प्रॉफिट मिल जाए ढंग से। काम तो वो करते हैं खेतों में, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो उसको मिलता, जमीन का जो मालिक होता था। अब जमीन का मालिक है उसको कुछ नहीं करना, उसके वहां पर जो है बेचारे किसान खेती करते रहेंगे और उनको क्या है कि बहुत कम मिलेगा, जबकि जमीन का मालिक जो है अधिक पैसे कमा जाएगा। तो रूस में ऐसे आइडियाज आए कि जो व्यक्ति काम करता है उसको प्रॉफिट होना चाहिए अधिक मात्रा में, और फिर ये कौन करेगा। तो रूस के लोगों ने धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप किया कि अगर हमारी सरकार इसके ऊपर पूरा नियंत्रण करती है, सब पे कंट्रोल करती है
और गवर्नमेंट जब जो है आम लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य करे, उनके हितों के लिए कार्य करे, प्रॉफिट को बराबर बांट दे, तो उसको नाम दिया गया कहीं ना कहीं समाजवाद, यानी पूरे समाज की भलाई के लिए काम करना है। लेकिन यह भी थोड़ा सा मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया है, क्योंकि चैप्टर 2 में इसको बड़े विस्तार से करने वाले और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहां पर क्या होता है, एंड द ड्रामेटिक, इसको भी आप स्पेस लगा लें क्योंकि यहां पर थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण ये स्पेस कई बार गायब हो जाता है। ड्रामेटिक इवेंट्स दैट फोर्स द रूलिंग मोनार्क जार निकोलस सेकंड टू गिव अप द पावर। तो चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आएगा, और रूस का जो राजा है जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड, उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। द रशियन रेवोल्यूशन सॉट टू चेंज सोसाइटी इन ए डिफरेंट वे। देखो जिस तरह फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित किया, फ्रांस की क्रांति से हमारे सामने लिबर्टी, इक्वालिटी और जो है आपका फ्रीडम, उसके आइडियाज आए। लेकिन यहां से हमें कौन सा सीखने को मिलेगा, ये हमारे समाज को प्रभावित करेगी अलग तरीके से। कैसे? इट रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहां पर इक्वालिटी की तो बात हो रही है, पर इक्वालिटी कौन सी? इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। जबकि आप जब फ्रांस के अंदर पढ़ेंगे तो फ्रांस की क्रांति में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस इक्वालिटी की बात होगी वो मोस्टली पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होगी, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात है। एंड द वेलबीइंग ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, तो यहां पर मजदूरों और किसानों की भलाई, उसके कल्याण की बात होगी। The chapter will tell you about the changes that were initiated by a new Soviet government, the problems it faced and the measures it undertook। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे वहां पर एक नई सोवियत गवर्नमेंट बनेगी। वो सोवियत गवर्नमेंट अपने आइडियाज को देश में लागू करने का प्रयास करेगी, अपनी पॉलिसीज को। जब ऐसे नए नए आइडियाज लागू होंगे फर्स्ट टाइम, तो कुछ चुनौती भी, कुछ समस्याएं भी आएंगी। तो जो समस्याएं आएंगी उसका क्या समाधान निकलेगा, वो इस चैप्टर से हमें पता लग जाएगा। While Soviet Russia pushed ahead with industrialization and mechanization of agriculture, it denied the rights of citizens। यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि रसिया जो है, ठीक है कि मान लिया कि वो इंडस्ट्रीज की स्थापना करेगा, ठीक है कि वो अपने कार्यों में मशीनीकरण करेगा, यानी उसकी जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी को वो इस प्रकार करेगा डेवलप कि उससे इंडस्ट्रीज को फायदा हो। और खेती बाड़ी में वो जो जो नई मशीनों का यूज करेगा उसको बोलते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पर यहां पर एक बात रहेगी, इनको प्रमोट तो कर रहा है वो, लेकिन वो सिटीजन के राइट्स को डिनाई कर देगा। इसने अलग प्रकार का इक्वालिटी की बात कही। ये कह रहा कि ठीक है हम आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी देंगे, लेकिन जब बात आएगी ना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की, राइट्स की, कि नागरिकों के पास अधिकार है कि नहीं, उस समय मना कर देगा, बोले नहीं आपको ये नहीं मिलेगा। तो लोग एक अलग प्रकार का सिस्टम देखेंगे कि पता नहीं चल क्या रहा है, पॉलिटिकली हमें कुछ फ्रीडम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली हमारे कुछ काम करने का प्रयास हो रहे हैं। तो ये यहां पर देखो, और एक खास बात ये है, जब तक आप व्यक्तियों को अधिकार नहीं देंगे, राइट्स नहीं देंगे, जो कि जरूरी हैं। भाई एक व्यक्ति के पास है, अगर बोलने की आजादी नहीं है, काम करने की छूट नहीं है, वर्किंग कंडीशंस बेकार हैं, तो फिर उसको आप कैसे इक्वालिटी कह सकते हैं? आप उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बोलेंगे जब वहां पर आपको पॉलिटिकली कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे? तो इस चैप्टर में हमें कुछ नई बातें मिलेंगी और कुछ जो है हमारे सामने चैलेंज, कुछ प्रश्न होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। The ideals of socialism, however, become part of the anti-colonial movements in different countries। रशिया की जो क्रांति होगी उसके कारण जो समाजवाद का विचार आएगा, वो समाजवाद का विचार जल्दी ही पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। और जहां जहां पर देश औरों के गुलाम होंगे, एग्जाम्पल इंडिया, जिनको हम कहते हैं कि वो कॉलोनी थे, तो बच्चों देखो यहां पर उसको कॉलोनी कहते हैं कि गुलाम कंट्री, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, तो वहां पर क्या कि सोशलिज्म के जो आइडियाज हैं वो हमारे बन जाएंगे प्रेरणा स्रोत। हम अपना जो आंदोलन चलाएंगे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, वो इसके बेस पर चलने वाला है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं, या फिर भगत सिंह के विचार थे, सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं, काफी हद तक जो है ना आप
इनमें मिक्सचर देखने को मिलेगा। टुडे द सोवियत यूनियन हैज ब्रोकन अप एंड सोशलिज्म इज इन क्राइसिस। आज आप देखें कि जिस सोवियत यूनियन ने 1920s के वर्षों के बाद से दुनिया भर के गरीब देशों को, जैसे कि इंडिया और ऐसे कंट्री जो गुलाम हैं, उनको एक इंस्पिरेशन दी कि आप ये कार्य कर सकते हो। आज वही इंस्पिरेशन देने वाला कंट्री आज वो खुद टूट चुका है। सोवियत यूनियन के टुकड़े हो चुके हैं, ये आज बिखर चुका है। जिसने दुनिया को प्रभावित किया आज वो खुद संकट में है। बट थ्रू द 20th century it has been a powerful force in the shaping of the contemporary world। आज भले ही संकट में है, ये अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है, लेकिन एक जमाना था 20th सेंचुरी के शुरुआत का जहां पर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित थे, उनका हीरो था ये। और बच्चों, चैप्टर 3 में हम आपको पढ़ाएंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी में आप देखेंगे कि कैसे हिटलर का उदय हुआ, नाजीवाद की पॉलिसी क्या है और नाजीवाद एक्चुअली में क्या है। आप वहां पर यह भी पढ़ेंगे द चिल्ड्रन एंड वुमेन इन नाजी जर्मनी, अबाउट स्कूल्स एंड कंसंट्रेशन कैंप्स, कि इन कंसंट्रेशन कैंप्स में इन बच्चों और महिलाओं के साथ क्या हुआ, बच्चों और महिलाओं की दशा क्या थी, कंडीशंस क्या थी, ये कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे और इसमें क्या होता था, और कैसे जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने टॉर्चर करने के नए नए तरीके निकाले, उस नए नए अत्याचार को नया नाम दे दिया। अगर आप किसी की हत्या को अगर आप ये कहें कि मैंने शुद्धि कर दी, अगर आप हत्या को शुद्धि कहते हैं तो क्या हत्या नहीं मानी जाएगी? अरे भाई, किसी की किलिंग करने को, किसी का मर्डर करने को अगर आप उसका नाम चेंज कर दें कि ये ना बोले कि मैंने मर्डर किया, बल्कि ये बोले मैंने शुद्धि की है, तो शुद्धि करने से, उसका नाम बदलने से क्या आपका जो कृत्य है, क्या आपका जो कार्य है वो बदल जाएगा? काम तो आपने घिनौना ही किया है, हत्या की है। जिस सोच पे आपने हत्या की, अगर आप उसका नाम बदल रहे हैं, अगर आप किन्हीं व्यक्तियों को किसी कैंप में डालकर तड़पाते हैं और उसको नाम देते हैं कंसंट्रेशन कैंप, जबकि वो है टॉर्चर कैंप, तो टॉर्चर कैंप को आप नाम देते हैं कंसंट्रेशन कैंप। तो ऐसे ऐसे ये प्रोपेगेंडा रच के, प्रोपेगेंडा, तो फिर मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये आप इसमें सीखेंगे कि कैसे हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ये इस प्रकार के जो एक अमानवीय कृत्य हैं, इनह्यूमन जो इनके डीड्स रहेंगी, उसको ये नए नए नाम देंगे और अपनी घिनौनी हरकतों को छिपाएंगे। यू विल सी हाउ नाजिज्म डिनाइड वेरियस माइनॉरिटीज टू ए राइट टू लिव, कि कैसे नाजीवाद या हिटलर जो है तरह तरह के माइनॉरिटीज को जो है जीने का अधिकार छीन लेगा उनसे, कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। हाउ इट ड्रू अपॉन ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी ज्यूस फीलिंग टू परसिक्यूट द ज्यूस। यहां पर आप ये भी देखेंगे कि कैसे जो है जर्मनी में ज्यूस को मारा जाएगा, उनकी हत्या की जाएगी, एंड हाउ इट वेज्ड ए relentless बैटल अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। और ये भी आप पढ़ेंगे इसमें कि कैसे नाजीवाद और कैसे हिटलर ने न सिर्फ ज्यूस की हत्या की, बल्कि उनके डेमोक्रेसी के खिलाफ और समाजवाद के खिलाफ भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई छेड़ी। वेज्ड क्या होता है बच्चों? आप कहते हैं कि वेज्ड ए वॉर, एक युद्ध की शुरुआत, एक युद्ध, बड़े पैमाने की लड़ाई। नाजीवाद कोई ये नहीं कि छोटी सी कोई बात थी कि कुछ समय के लिए हो गया था। नाजीवाद एक प्रकार का ब्रेन वॉश था। उन्होंने उस समय के जो लोग थे ना, जो मतलब नाजीवाद को मानते थे, उनके दिमाग को एकदम कहते कि वॉश आउट कर दिया था और उसके ऊपर वही लिखा जो वो चाह रहे थे। तो नाजीवाद कुछ समय की बात नहीं थी। उन्होंने टेक्निकली किया क्या कि लोगों के दिमाग से ये इक्वालिटी, ये भाईचारा, ये टॉलरेंस, इस प्रकार की बातें मिटा दी और उसके ऊपर अपनी वो एक
खतरनाक सोच को छाप दिया कि हम क्या चाहते हैं, और लोग इस भ्रम में रहे कि हिटलर जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हिटलर तो देश का रक्षक है। और आज भी कुछ लोग जब इस बात को ढंग से नहीं पढ़ते, जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर ज्ञान पेलते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि हिटलर ने, नाजीवाद ने असली में क्या किया था। वो आप इस चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे। बट द स्टोरी ऑफ नाजिज्म's राइज इज नॉट ओनली अबाउट अ फ्यू स्पेसिफिक इवेंट अबाउट मैसेकर एंड किलिंग्स। नाजीवाद सिर्फ ये नहीं है कि कुछ घटनाएं, कुछ हत्या और कुछ हत्याकांड इस प्रकार का, इसके अलावा भी कुछ है। इट इज अबाउट द वर्किंग ऑफ एन एलेबोरेट एंड फ्राइटनिंग सिस्टम विच ऑपरेटेड एट डिफरेंट लेवल्स। ये एक ऐसा डरावना तंत्र था, एक ऐसी डरावनी सोच थी जो हर लेवल पे काम कर रही थी, जो बच्चे के जन्म से लेकर और उसके मरने तक की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी कि बच्चे ने जन्म लिया है तो किस परिवार में लिया तो क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसी सोच ये नाजीवाद था। सम इन इंडिया वर इम्प्रेस्ड विद द आइडियाज ऑफ हिटलर बट मोस्ट वॉच्ड द राइज ऑफ नाजिज्म विद हॉरर। भारत में भी आप कुछ नेता ऐसे देखेंगे जो हिटलर की बातों से प्रभावित हुए, उनको लगा कि यह व्यक्ति ठीक कर रहा है, पर वो उनका शुरुआती दृष्टिकोण था, वो उनका सिर्फ एक अर्ली विजन था। वो मान चुके थे कि ठीक है, लेकिन वो गलती थी कहीं ना कहीं। बहुत लोगों ने इस नाजीवाद को देखा कि ये नाजीवाद तो एक डर का पर्यायवाची है, ये तो आतंक का पर्यायवाची है। तो ये चैप्टर यही तो है बात बच्चों। अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे ना बारीकी से, ये एसएस की बुक, कई बच्चे सवाल करते हैं कि जी ये काम कहां पर आती है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको। देखो बच्चों, ये हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, इनको आप कहते हैं ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन, एक ह्यूमन की लाइफ के लिए क्या जरूरी है, उसमें काम आती ह्यूमैनिटीज। ये आपको ये बताता है कि पास्ट में ऐसी क्या गलतियां हुई जिनको प्रेजेंट में नहीं करना और फ्यूचर में भी नहीं करना है। तो मेरे विचार में इतिहास बच्चों दो ही प्रकार का होता है। एक वो इतिहास होता है, यानी वो हिस्ट्री, कि हमने हिस्ट्री में कुछ गलत कार्य किए और उसका परिणाम ये निकला, और जो गलत किया उसको हमने नहीं दोहराना है। एक तो हिस्ट्री ये है कि जो हमने पास्ट में गलतियां की उसको हमने आगे नहीं दोहराना है। और बच्चों मेरी नजर में दूसरी हिस्ट्री वो होती है कि जो हमने पास्ट में अच्छे कार्य किए और जिनका परिणाम अच्छा निकला उनको हमने बार बार रिपीट करना है। तो हिस्ट्री दो प्रकार की घटनाओं का मिक्सचर होता है। जहां तक मैं समझा हूं वो दो घटनाएं बस यही हैं कि पास्ट में हमने जो गलतियां की उनको नहीं दोहराना है, और पास्ट हमारा अगर बढ़िया था तो उसको हमने रिपीट करते रहना है, करो उसको बार बार रिपीट। तो यही सिखाता हमें इतिहास। ये एक अच्छा नागरिक बनाता है, और ये इसकी खूबसूरती है एनसीईआरटी की कि ये आपको इन बातों से भली भांति आपको अवगत कराता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ध्यान से कर लो, ये बहुत काम आने वाली बातें हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट सिंपली ए स्टोरी ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये जो आप पढ़ने वाले हैं मॉडर्न वर्ल्ड का इतिहास, ये सिर्फ कुछ घटनाओं को पलटने का नहीं है कि आपने कुछ घटनाओं को पलट के देख लिया हिस्ट्री है, आप ये मान चुके। बच्चों हिस्ट्री कुछ और भी है। इट इज ऑल्सो बीन ए स्टोरी ऑफ वायलेंस, टायरनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। हमें इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पास्ट में कौन सी हिंसा हुई, क्या दर्दनाक कार्य हुए, किन को मौत दी गई, का सर्वनाश हुआ। इनको हमने याद करना होगा ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशंस को भी इनके बारे में बताएं कि ये गलतियां नहीं करनी है, ये हुआ था पास्ट में। तो हिस्ट्री को ये मत समझना कि ये सिर्फ जो है कुछ घटनाओं का जिक्र होता है, ये साल होते हैं, वर्ष होते हैं, हिस्ट्री में तारीखें होती हैं। हिस्ट्री तारीखें नहीं है। यही समस्या है, पढ़ाने वालों ने और लिखने वालों ने हिस्ट्री को हमेशा डेट्स के साथ जोड़ के देखा। उस समय ये हुआ, अच्छा 47 में आजाद हुआ इंडिया, 48 में गांधी की हत्या हुई, वो राजा उसमें बना रहे। भाई यही इतिहास नहीं है। इतिहास में कुछ सबक होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं।
उसको हिस्ट्री कहते हैं। और अब जो है मैं आपका इस ये चैप्टर यहां से स्टार्ट करूंगा आगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन बच्चों इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।